ठीक है। तो अपनी तीन बजे से 5:30 नेक्स्ट टाइम, और 3 बजे 5:30 तक रखेंगे, लेकिन अपन 7 दिन में 2 या 3 बार रखेंगे, केवल पर डे नहीं रखेंगे, 2 या 3 बार 2.5 घंटे की लेकिन क्लास रहेगी। सबसे पहले फंडामेंटल सब्जेक्ट, इसके बाद सेकंड वालों का आईटी ट्रेनिंग, आईटी सब्जेक्ट जो सेकंड सेमेस्टर के हैं उनके लिए आईटी, और जो फिर इसके बाद अपना पीसी पैकेज के बाद एमएस एक्सेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपनी चलेंगी। अच्छा नीचे गेट रहे मैं पहले क्या बोलते हैं ठीक है, ये अपना रहेगा इस तरीके से 2:30 से 3 बजे से 5:30 तक। कोई किसी को दिक्कत आएगा ठीक है ना, तो कुछ टाइम अपना चलेगा। अब इसमें कुछ नए स्टूडेंट आए जो रिलेटेड नहीं कर पाएंगे और कुछ करेंगे लगभग, तो अपना सबसे पहले देखा सबका पूरा ही होगा लगभग सबके पास, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं। सब कह रहे हैं पहली यूनिट है, पहली यूनिट में पहला क्वेश्चन कौन सा है अपना, यूनिट फर्स्ट मेमोरी। मेमोरी क्या है, तो सब जैसा हमने थ्योरी के तरफ लिखाया था तो हमने पूरी तरीके से समझाया था, ठीक है। तो मेमोरी क्या है ये आपको पता ही है, क्या है मेमोरी। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, 2 प्रकार की, ठीक है। कौन सी, रैम मेमोरी और रोम मेमोरी। रैम मेमोरी का फुल फॉर्म क्या होता है, और रोम मेमोरी का, ये 100% क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन 100% ही आएगा मेमोरी वाला, हर एक साल आता है, हर साल आता है, ठीक है। मेमोरी क्या है, अब मेमोरी कंप्यूटर में भी 2 प्रकार की होती है, रैम एंड रोम, जैसा हमने लिखाया था। मेमोरी क्या होती है, एक प्रकार की सिस्टम मेमोरी होती है, इसके अंदर सर यहाँ बैठ जाओ। मेमोरी का काम क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, क्या काम होता है, मेमोरी का काम क्या होता है, मेमोरी का काम होता है कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करना और उसे सुरक्षित रखना। अब जैसे क्वेश्चन कोई भी आता है अपने सामने, अगर तो पूछा मेमोरी क्या है, कितने प्रकार की होती है, समझाइए, तो सबसे पहले आपको जितनी ज़्यादातर हो सके अपन पॉइंट वाइज समझाना, या हेडिंग वाइज, उनको क्या कहते हैं, जो मेन जो हेडिंग रहती है हर एक टॉपिक की उसके अनुसार समझाना, या पॉइंट के अनुसार समझाना, ऐसे डायरेक्टली मत लिखना, ठीक है। तो जैसे मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के बारे में देना पहले पूरा कि मेमोरी कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करती है तथा उसे सुरक्षित रखने का कार्य करती है। जब कंप्यूटर को हम सबसे पहले ओपन करते हैं तो सबसे पहले कौन सी मेमोरी ओपन होती है, कौन सी होती है, रैम मेमोरी, ठीक है। सबसे पहले रैम मेमोरी ओपन होती है, जिसमें डाटा जो भी हम फीड करते हैं या जो भी हम टाइप करते हैं तो डाटा उसमें दिखाई देता है, ना कि वो सेव होता है, सेव नहीं होता, सिर्फ दिखाई देता है। लेकिन रैम मेमोरी जो होती है वो कौन सी, अस्थायी मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर बंद होने पर डाटा हटा देती है, कंप्यूटर को डाटा हटा देती है बंद होने पर, ठीक है। अब मान लीजिए आपका सिस्टम चल रहा है, इस पर आपने टाइप किया तो रैम मेमोरी में तो टाइप हो रहा है, लेकिन ये बार बार हट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मेमोरी तो इसमें स्टोर कर नहीं रहा ना इसको, क्योंकि ये मेमोरी जब काम करती है तो ये बार बार रिफ्रेश होती है, बार बार रिफ्रेश होती है। लेकिन बार बार रिफ्रेश होने से क्या होता है, सिस्टम का डाटा अपन को स्क्रीन पर दिखाई देता रहता है, सिस्टम से डाटा हटता नहीं है। जब अपन इस चीज़ को किसी नाम से सेव कर देते हैं,
तो वो किसके अंदर पहुंच जाती है, रोम के अंदर। इसको अपन क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब मेमोरी जो होती है पेज पर, एक पेज पर, जैसे ये अपना कंप्यूटर स्क्रीन है, इस पर हम कुछ टाइप कर रहे हैं। मान लीजिए अभी जब हम कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं तो ये किसके अंदर काम कर रहा है, रैम के अंदर काम कर रहा है। ठीक है। अब इसको हम अगर सेव कर देते हैं, मान लो किसी नाम से हमने सेव कर दिया, COM के नाम से हमने इसको सेव कर दिया, इस फाइल को बनाकर। ठीक है। अब इस फाइल को बनाकर सेव करने के बाद जब हम इसके अंदर कलम फिर से इसी फाइल में दोबारा से काम करते हैं तो रैम मेमोरी का काम होता है कि फाइल को सुरक्षित नहीं रखना, केवल लिखवाना, और रोम मेमोरी का काम होता है फाइल को सुरक्षित रखना। लेकिन रोम मेमोरी ये कहती है कि एक बार फाइल आपने सेव कर दी तो इसके अंदर आप दोबारा से कोई भी डाटा नहीं दे सकते, मतलब दोबारा से आप इसके अंदर नहीं लिख सकते। आपने मान लीजिए कोई फाइल बनाई, इतनी फाइल बनाई, अब ये फाइल को आपने सेव कर दिया, अब इसी फाइल को ओपन करके आप फिर से लिखने लगे, तो फिर से लिखने के बाद ये, जबकि ये कह रहा है कि आप इसमें सेव करने के बाद दोबारा से इसमें नहीं लिख सकते, लेकिन हम तो लिखते। तो ये जब लिख रहे हैं तो ये कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम पेज को ओपन करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी कौन सी मेमोरी, रोम मेमोरी, क्योंकि ये फाइल इतनी सेव है। अब यहाँ से अपन जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से कौन सी मेमोरी स्टार्ट हो जाती है, रैम मेमोरी। अब आपकी अगर सिस्टम बंद हो जाता है या लाइट चली जाती है तो आपका इतना डाटा सुरक्षित रहेगा और इतना डाटा आपका चला जाएगा। ठीक है। इसलिए इस पेज पर दोनों मेमोरी एक साथ काम करती है। समझ में आ गया। तो मेमोरी क्या है, और ऐसे अपन उदाहरण भी कई तरीके के उसमें बना के पेज भरने के लिए लिखते हैं। जैसे अभी हमने एक उदाहरण इसमें समझाया था, जैसे इंसान के अंदर भी दो प्रकार की मेमोरी होती है। जैसे अपने अंदर भी दो तरह की मेमोरी होती है और कंप्यूटर में भी दो प्रकार की मेमोरी होती है। अपने अंदर दो प्रकार की मेमोरी कौन सी होती है, ठीक है, रैम एंड रोम, इस तरह से भी अपने अंदर ही होती है। अब रैम मेमोरी, मान लो अपन कौन सी मेमोरी, रैम मेमोरी क्या है, जो आंखों के सामने आ तो जा रहा है लेकिन वो ऑटोमेटिक डिलीट होता जा रहा है। जैसे आप अभी रास्ते से आए तो आपने, अभी हम आपसे पूछे आपको रास्ते में कितने चेहरा याद है, आपको कितने लोग मिले, या आपसे पूछे कि आज से आपने खाने में 3 दिन पहले शाम को खाने में क्या खाया, या 5 दिन पहले शाम को खाने में क्या खाया, तो आपको कुछ भी याद नहीं है, कि हमें पता ही नहीं है तो शाम को 5 दिन पहले खाने में क्या खाया। अगर हम यही चीज़ आपसे पूछते हैं कि आज से 8 या 10 या 15 साल पहले आपके साथ कोई घटना घटी थी, वो आप वहाँ से गिर गए थे, तो ऐसे जा रहे थे, तो सबके मन में अपनी अपनी एक फिल्म बन के तैयार हो गई है, क्योंकि किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ घटनाएँ घटी। लेकिन जो 5 दिन पहले का नहीं बता सकते, वो अपन 10 साल या 15 साल पुराना भी हम लोग A to Z आप पूछें तो A to Z क्रम से आप उसको बता सकते हैं। तो यही फर्क होता है मेमोरी का, क्योंकि रैम मेमोरी होती है कंप्यूटर में करंट मेमोरी, और रोम मेमोरी होती है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी, जो कंप्यूटर के अंदर स्थायी तौर से डाटा को स्टोर करती है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, रैम मेमोरी को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, पहले 2 भागों में। पहली है डायनेमिक रैम, दूसरा है स्टैटिक्स रैम। पहली है डायनेमिक और दूसरा है स्टैटिक्स रैम। डायनेमिक रैम जो होती है मेमोरी, ये मेमोरी कंप्यूटर के अंदर एक चिप के द्वारा कार्य करती है। कंप्यूटर के अंदर एक चिप के द्वारा कार्य करती है, इसकी स्पीड काफ़ी स्लो रहती है। अब ये जैसे मान लीजिए मेमोरी है, इस तरह से एक मेमोरी होती है ऐसे, ठीक है, इसमें इस तरह से एक चिप लगी रहती है मेमोरी के अंदर, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में होती है ऐसे, आधा हिस्सा अलग होता है, आधा हिस्सा अलग होता है। यही रैम एंड रोम दोनों तरह की मेमोरी इसी के अंदर रहती है। अब ये मेमोरी का, यानी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या होती है, एक प्रकार की रैम होती है। रैम, वो रैम नहीं, रैम रोम अलग है। रैम कंप्यूटर के अंदर जो लगाते हैं अपन, उसको बोलते हैं रैम, और रैम को ही बोलते हैं रैम मेमोरी या रोम मेमोरी। रैम में जो मेमोरी अपन लगाते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसका 2 प्रकार का कार्य होता है कंप्यूटर के अंदर। पहला कार्य होता है डाटा को स्टोर
करना। दूसरा काम क्या होता है इसका? दूसरा काम क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले को दिखाना। अगर सिस्टम के अंदर अपने जो मेमोरी लगा रखी है, अगर उसमें थोड़ी सी डस्ट आ जाती है या हिल जाए तो कंप्यूटर का डिस्प्ले नहीं आएगा, कंप्यूटर डिस्प्ले चला जाएगा। आपने सिस्टम चालू किया, लाइट चालू हो गई सिस्टम में, कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ सिस्टम चल रहा है लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि या तो आपकी मेमोरी चिप हिल गई है या उसके अंदर डस्ट आ गई है, इसकी वजह से उसका डिस्प्ले सिस्टम पर नहीं आ पा रहा है। तो ये दो कारण होते हैं इसके, ठीक है। अब पहला कारण आपको पहले कारण के अनुसार लिखना है, आपको सिर्फ मेमोरी के बारे में लिखना है। दूसरा कारण जो होता है वो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, उसको नहीं लिखना। हाँ, अगर कुछ थोड़ा बहुत भूल जाते हैं तो पेज बढ़ाने के लिए अपन उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना डायनेमिक रेम। और स्टैटिक फ्रेम जो होता है, स्टैटिक फ्रेम आजकल सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रेम का यूज किया जाता है, जो काफ़ी महंगी होती है और काफ़ी तीव्र गति से कार्य करने वाली होती है। जैसे हम कोई भी डाटा जल्दी जल्दी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि मान लो अपन ने अब डायनेमिक रेम और स्टैटिक फ्रेम में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि इसमें मान लीजिए हमने कंप्यूटर पे 1, 2, 3, 4 प्रोग्राम ओपन कर दिए, ठीक है। इसमें भी हमने डाटा लिखा, इसमें भी डाटा लिखा और इसमें भी हमने डाटा लिखा। तो डायनेमिक रेम जो होती है वो थोड़ी स्पीड स्लो कर देती है, डाटा को टाइप कर देगा, थोड़ा हैंग टाइप में करेगा। अब इसकी जगह अगर हम स्टैटिक फ्रेम लगाते हैं तो वो डाटा को एक साथ 4 या 10 प्रोग्राम को भी एक साथ कवर कर दी जाएगी, चाहे उसमें कितना भी डाटा आप स्टोर करते हैं। ऐसे ही रोम मेमोरी जो होती है वो 2-3 प्रकार की होती है। पहला है कौन सी है? पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये होता है कि हमें जो डाटा हमने स्टोर किया है कंप्यूटर के अंदर, उसको हटाने के लिए या उसमें संशोधन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम को पूरा हटाना पड़ेगा और फिर से डालना पड़ेगा, तब उसके अंदर हम डाटा को संशोधन कर सकते हैं। दूसरा है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें दूसरी प्रकार की मेमोरी होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो डाटा को इसमें हटा भी सकते हैं और संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन संशोधन मतलब लेकिन उसके अंदर पूरी तरीके से उसको हटा नहीं सकते, सिस्टम से पूरी तरीके से हटा नहीं सकते। और तीसरी जो होती है EPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर कोई भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम अपने फीड कर रखा है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कोई प्रोग्राम, ठीक है, उस प्रोग्राम को हटाने के लिए अपन तीसरी रैम का यूज़ करते हैं, जिसमें अपने सिस्टम को अगर कुछ भी प्रोग्राम डाल रहे हैं तो सिस्टम को पहले आप बंद करके चालू करेंगे, तब वो प्रोग्राम डलेगा, और फिर सिस्टम को उस प्रोग्राम डलने के बाद सिस्टम को फिर से बंद करके और चालू करेंगे, तब वो प्रोग्राम हटेगा। समझ रहे बात को? जैसे मान लो अपने कोई प्रोग्राम अपने इसमें डाल दिया, MS वर्ड अपन ने प्रोग्राम डाला, MS वर्ड, अब इस प्रोग्राम को अपन ने अनइंस्टॉल कर दिया, यानी हटा दिया, तो आपके स्क्रीन से हट जाएगा लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी से नहीं हटेगा। कंप्यूटर की मेमोरी से कब हटेगा? जब आप सिस्टम को बंद करके और चालू करेंगे, तब वो सिस्टम की मेमोरी से हटेगा, ठीक है। तो 3 प्रकार की ये होती है मेमोरी, रैम एंड रोम, और दोनों के अलग अलग प्रकार हैं। कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? तो इसके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन 100% आना ही है, दिमाग में चलेगा, आना नहीं है, आना ही है। सेकंड क्वेश्चन अपने कौन सा लगाया था? कंप्यूटर जनरेशन को समझाइए। फाइल तो लाए ना सुने हमने अपने फाइल में लिखा है कंप्यूटर जनरेशन, पेज नंबर शायद 2nd या 3rd पेज है, है फाइल में कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है। कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है? कंप्यूटर जनरेशन को बोलते हैं अपन पीढ़ियाँ। मतलब कंप्यूटर कब से बनना स्टार्ट हुआ और बनते बनते आज अपने सामने प्रेजेंट में इस तरीके का बन गया।
ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर कब से बनना स्टार्ट हुआ? 1946 टू 1955, 1946 से 1955 इस डेट से कंप्यूटर का बनना प्रारंभ किया गया। ठीक है। जब कंप्यूटर को प्रारंभ किया गया इस डेट पर बनाना, तो उस टाइम एक कंप्यूटर सिर्फ उसका नाम दिया गया था, जबकि वो कंप्यूटर नहीं था, वो एक मशीन थी। कैसी मशीन? जो आर्मी के लिए लड़ाई, सेना के लिए यूज की जाती है लड़ाई क्षेत्रों में लड़ने के लिए, उस तरह की एक मशीन थी। उसको उन्होंने कंप्यूटर आप कहते हैं सब बड़ी कंप्यूटराइज मशीन है, कंप्यूटराइज मशीन है, लेकिन कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर की तरह वर्क कर रही है, उसको बोलते हैं कंप्यूटराइज। ठीक है। तो उस समय इस मशीन का निर्माण किया गया था। उस समय क्या है, लाइट थी नहीं, पावर थी नहीं, तो उसको कैसे चलाया जाता था? उसके अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल की गई थी उसको चलाने के लिए? बताओ, पढ़ा है? उसको चलाने के लिए वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स का मतलब होता है रबड़ के पाइप। रबड़ के पाइप, इनके अंदर गैसें भरी जाती थी, उन गैसों के माध्यम से वो चीज़ वर्क करती थी। मतलब लाइट भी नहीं उस टाइम, पावर था नहीं, तो उसके माध्यम से ये चीज़ काम करती थी। समझ में आ गया? अब जब उसने थोड़ा सा चेंजेस किया, अच्छा कंप्यूटर के जनक कौन है? किसने बनाया सबसे पहला कंप्यूटर? सर चार्ल्स बेबेज। सर चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला कंप्यूटर का निर्माण किया था, जो कितना बड़ा था? कितना बड़ा था? 100 फुट लंबा, 100 फुट लंबा, 10 फीट ऊंचा और 3 फीट गहरा। समझ में आई बात? 100 फुट लंबा माने अपने ये हॉल की लंबाई 45 फुट है। आप सोच रहे ऐसे 3 हॉल, मतलब 2-2.5 हॉल में पूरे कंप्यूटर मशीन आती थी, और 10 फीट इसकी ऊंचाई थी, और 3 फीट इसका इतना बड़ा था। आप बताओ कहाँ रखेंगे? तो इतना बड़ा साइज का था। उस टाइम वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा उसको चलाया जाता था। किसके द्वारा? तो फर्स्ट जनरेशन में आपको याद रखने वाली चीज़ ये है, तो अपन जैसे क्वेश्चन आता है वैक्यूम, इसमें सब 2-3 पॉइंट याद रखो। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, जो लाइट की खपत को बराबर करता था। दूसरा, हीट ज़्यादा उत्पन्न होती थी। क्या ज़्यादा उत्पन्न होती थी? क्योंकि गर्म बिजली बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती थी, इससे उसको वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा उसको ठंडा भी किया जा सके। ठीक है। अब सेकंड उसका जब जनरेशन आया, मतलब सेकंड उसमें कुछ सुधार किया गया, तो उस सुधार में इन्होंने क्या किया? वैक्यूम ट्यूब्स की जगह किस चीज़ का इस्तेमाल किया? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर मतलब लाइट आ गई, ट्रांजिस्टर तो लाइट से चलता है, उस टाइम पावर बन गई थी, तो पावर की बनने से क्या होगा? उसका साइज काफ़ी छोटा हो गया। ठीक है। तो दूसरी जनरेशन में मेन जो याद रखने वाला पॉइंट है वो है ट्रांजिस्टर। ठीक है। तीसरा जनरेशन, इसमें ट्रांजिस्टर की जगह किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया? आईसी का प्रयोग किया गया। लिखा है इसमें आईसी का प्रयोग किया गया था। अब ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का इस्तेमाल किया गया। आईसी, बड़ी बड़ी आईसियाँ आती थी उस टाइम, आईसी यानी चिप, आईसी को क्या बोलते हैं? चिप। ठीक है। तो चिप लगाने उसमें लगती थी, और जो क्या करती थी? पावर को जनरेट करती थी, यानी पावर सप्लाई करती थी। जिस पार्ट्स को जितनी पावर की आवश्यकता है, उस पार्ट को उतनी क्षमता की आईसी लगाकर उसको पावर दी जाती थी। ठीक है। अब इसके बाद जब अगली जनरेशन आई, तो अगली जनरेशन में उस आईसी को विकसित किया गया, और विकसित करने के बाद उसका नाम दिया गया VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया। इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर का साइज काफ़ी छोटा हो गया, और इसके अंदर लैंग्वेज का निर्माण किया गया। इसका निर्माण किया गया लैंग्वेज, यानी कि अब यहाँ से भाषा स्टार्ट हुई कंप्यूटर के अंदर। अब यहाँ से काम करना चालू किया गया। अभी तक तो कुछ नहीं, केवल उनका यूज कहाँ तक? लड़ाई के क्षेत्रों में सेना के लिए किया जाता था। अब यहाँ से उसका इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर के अंदर वर्क करने का। अब जब कंप्यूटर के अंदर
इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर इस तरह के जो अपन सॉफ्टवेयर चलाते थे, ये सॉफ्टवेयर उस टाइम नहीं थे। उस टाइम ये सॉफ्टवेयर थे ही नहीं। उस टाइम कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता था बताओ? उस टाइम केवल एक ही सॉफ्टवेयर काम करता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस। समझ में आ गई? हमारे कंप्यूटर में केवल वही एक प्रोग्राम था जहाँ से उसकी शुरुआत की गई। और उसको भी कैसे इस्तेमाल किया जाता था? वो एक डिस्क के अंदर आता था, उस डिस्क को कंप्यूटर के अंदर लगाते थे, तब वो कंप्यूटर में प्रोग्राम चालू होता था और डिस्क को निकाल देते थे, कंप्यूटर का प्रोग्राम हट जाता था। मतलब परमानेंटली उसके अंदर फिट नहीं था। इसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अभी आपने चलाया है। जो उस टाइम चलता था वो फुल वर्जन में चलता था, अभी आपने चलाया है वो एक चिमटी के बराबर चलाया है। ये मान लीजिए कमांड ने चलाई ना, तो एक छोटे से वर्जन के रूप में अपने आप को सिर्फ उसको समझाया है। इसमें कमांड कितने तरह की कमांड होती है? कमांड कितने तरह की होती है? दो। बताओ कितने तरह की कमांड होती है? कमांड कितने तरह की होती है कोई बताएगा? कितने तरह की कमांड होती है? नहीं पता? नहीं पता? पता ही नहीं है? तो साफ साफ लिखा है इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड, दो तरह की होती है। तो तुमने तो बताई, तो सबको तो पता होना चाहिए। वो तो उनके प्रकार है, इंटरनल में इतने तरह की चलती है, एक्सटर्नल में इतने तरह की चलती है। उससे मतलब नहीं है। कमांड दो प्रकार की होती है, सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कमांड का यूज कब करते हैं हम? इंटरनल कमांड का यूज कब करते हैं और एक्सटर्नल कमांड का यूज अपन कब करते हैं? इंटरनल कमांड का यूज कब करते हैं? इंटरनल कमांड का यूज करते हैं जब सिस्टम अपना ऑन रहता है, यानी चालू रहता है, तब अपन इंटरनल कमांड का यूज करते हैं। और जब सिस्टम खराब हो जाता है, बैठ जाता है, खत्म, डेड, तब अपन एक्सटर्नल कमांड का यूज करके उस सिस्टम को रिपेयर करते हैं और पुनः चालू करते हैं। बात समझ में आई? इंटरनल कमांड जब सिस्टम चालू रहता है तो उस समय हम इंटरनल कमांड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम उस समय क्या काम कर सकते हैं? केवल सिस्टम की जानकारी ले सकते हैं और सिस्टम के अंदर हम काम कर सकते हैं, फाइल और डायरेक्टरी बनाने का। बस इससे ज़्यादा तो अपन कुछ नहीं करते। फाइल डायरेक्टरी तो बनाते हैं, नाम चेंज करते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी काम करते हैं ये काम करते हैं। और एक्सटर्नल कमांड का यूज जब करते हैं जब सिस्टम बैठ जाता है, यानी बिल्कुल सिस्टम चालू ही नहीं होता। जब सिस्टम चालू नहीं होता यानी पूरी तरीके से खराब हो जाता है, तो कंप्यूटर के अंदर केवल एक ही प्रोग्राम बचता है। कौन सा? डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको अपन उसी के द्वारा से उसको सही करके वापस चालू कर सकते हैं। तो उस टाइम ये कौन सा प्रोग्राम चलता था? लैंग्वेज डॉस। ठीक है। अब पांचवी जनरेशन जब आई तो पांचवी जनरेशन में उसी चिप को और अल्ट्रा लेवल पर उन्होंने विकसित किया। इसका नाम दिया गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इस चीज का इन्होंने नाम दिया। इस यहाँ से सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुए, आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर? कौन से होते हैं आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर? आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर यहाँ से बनना स्टार्ट हुए प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या डेट लिखी है इसमें? सन 1986 से लेके प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है वर्तमान में। तो इसमें कौन से सॉफ्टवेयर तैयार किए गए? आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर। यानी आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बनावटी, जिस प्रोग्राम को किसी ने बनाया है उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर। जैसे मान लो हमें बिजनेस के लिए यूज करना है कंप्यूटर को, तो उन्होंने क्या किया? बिजनेस से संबंधित सॉफ्टवेयर बना दिया टैली। हमें ऑफिस के लिए यूज करना है कंप्यूटर को, तो उन्होंने ऑफिस से संबंधित यूज बना दिया। कौन सा? MS ऑफिस। MS ऑफिस प्रोग्राम। MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे प्रोग्राम उन्होंने ऐड कर दिए। अब उन्होंने हमें डिजाइनिंग के लिए कंप्यूटर का यूज़ करना है, तो उन्होंने कौन से प्रोग्राम बना दिए? फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, इस तरह डिजाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर तैयार कर दिए।
मान लो हमें पंडित जी ने कही साहब हमें मतलब को तो प्रोग्राम बनवा ही नहीं जा रहा है, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बना दिया कुंडली। जो पत्रा देखते वो देखने की जरूरत नहीं है, पूरा सिस्टम उन्होंने कंप्यूटर के अंदर फिट कर दिया कुंडली नाम से। तो कुंडली ऑटोमेटिक आप उसमें डेट ऑफ बर्थ, नाम, डेट ऑफ बर्थ और डेट, समय और जन्म स्थान, ये 4 चीज़ें आप उसको फीड करेंगे तो पूरी कुंडली आपकी तैयार होगी सामने सिस्टम पे। ठीक है, समझ में आ गई? सब चीज़ें पूरी कुंडली मिलाना बनाना सब काम पूरा होगा। ऐसे हर क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाए गए और उनका यूज किया गया। उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर, बनावटी प्रोग्राम, जो हमने अपनी सुविधा के अनुसार बनाए और उनका प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद इसमें और क्या है? हाँ, सेकंड कंप्लीट हो गया ना पूरा। तो 5 जनरेशन थी, यानी 5 पीढ़ियाँ थी। तो कंप्यूटर का साइज पहली पीढ़ी से लेके आखिरी पीढ़ी तक सिमट कर कहाँ तक आ गया? अपने टेबल पे आ गया। जो 100 फुट लंबा, 10 फुट ऊंचा, 3 फीट गहरा था, इतना बड़ा कंप्यूटर उन्हें एक टेबल पे ले आके रख दिया। और अब और इतना विकसित हो गया कि टेबल की जगह जेब में आ गया। आ गया मोबाइल क्या है? कंप्यूटराइज सिस्टम ही तो है, तो वो भी अपनी जेब में आ गया। ठीक है, इतना विकसित हो गया। अब आने वाले समय में ये चीज भी नहीं रहेगी। आने वाले समय में क्या रहेगा? सेंसर रहेंगे। सेंसर, जो सेंसर रहेंगे वो अपने किस तरह से रहेंगे सेंसर कि आने वाले समय में तो आप देखेंगे एआई सिस्टम में वो सेंसर तैयार कर लिया है कि मोबाइल की आवश्यकता है ही नहीं। जैसे हम बॉलीवुड की पिक्चर देखते हैं, उन्हें ऐसे किया तो मोबाइल खुल के आ गया, पूरा अटैच कर दिया। हाँ ये बस हो गया, मतलब हाथ पे ही सब हो गया, दिखेगा ही नहीं मोबाइल कहाँ है। इस तरह से सेंसर तैयार किए जा रहे हैं। वो सेंसर अब मार्केट में आएंगे एआई सिस्टम द्वारा। ऐसे अब एआई का कोर्स प्रारंभ हो गया है, पहले नहीं था। अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स प्रारंभ हो गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ही सॉफ्टवेयर का डेवलप कर रही है जो अदृश्य है, जो आपको दिखाई नहीं, फिजिकल लेने की जरूरत ही नहीं है। ये बुक्स वगैरह आपको फिजिकल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब सेंसर के माध्यम से चलेगा पूरा। वो ऐसे सेंसर तैयार करेंगी कि जो आपको इन फिजिकल चीज़ों को लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको सिर्फ दिमाग में सोचेंगे कि फंडामेंटल के क्वेश्चन किया गया। लेकिन जब इस टेक्नोलॉजी का ये विकास होगा तो परीक्षा में भी दूसरी टेक्नोलॉजी का विकास होगा। एकदम सोच रहे हो कि बस ऐसे सेंसर मिल जाए, उस परीक्षा में आगे के सामने रॉन्ग और लिख देगी। तो इस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजियों का विकास हो रहा है। तो क्या होता है, एक कंप्यूटर के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक अपनी सोच बनाई थी कि इंसान का दिमाग वहाँ तक सोच सकता है या तो वो कार्य हो चुका है या वो कार्य आगे होगा, इससे परे आप नहीं सोच सकते। पहले अपने टाइम एक अलग है, इससे पुराने टाइम पे आ जाओ, आपके दादा परदादा हैं बुजुर्ग, उनसे पूछो उस टाइम को क्या करते थे। कभी सोचा था कि ऐसी मोबाइल टेक्नोलॉजी आएगी? उन्होंने कभी सोचा था कि अपने आप घर में कपड़ा धो रहे हैं वॉशिंग मशीन से? उन्होंने कभी सोचा था कि इस तरह से उन्होंने कहीं फलाना काम ऐसे हो रहा है, ऑटोमेटिक सब मशीनों के द्वारा काम हो रहा है? उन्होंने कहीं के साथ आसमान में अरे यार चिड़िया उड़ रही, काश हम उड़ते, आज हवाई आ रही, सब कुछ टेक्नोलॉजी है। तो अपन ने वो चीज़ सोची तभी तो बनी। अब अपन ने जो चीज़ सोची और देखी, अब वो चीज़ बनेगी, समझ रहे? इससे परे अपन सोच ही नहीं सकते। अपने सोची के साथ इधर से लेकर चंद्रमा अरे साफ करना, आज चंद्रमा के ऊपर आदमी पूछ। तो हर चीज़ एक अपनी सोच के अनुसार चलती है, ना कि इसके आगे। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना, लिख लोगे? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रकार। चलिए कंप्यूटर के प्रकार, तीसरा क्वेश्चन हमने लिखाया था कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के प्रकार, कई प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। कई प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जिन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है, उनके अलग अलग उद्देश्य के माध्यम से, अलग अलग उद्देश्य के माध्यम से। ठीक है। अब मतलब हर क्षेत्र के अलग अलग कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर बहुत सारे होते हैं, हर चीज़ कंप्यूटर है, लेकिन
किस उद्देश्य के माध्यम से है? पहला कंप्यूटर है अपना अनुप्रयोग के आधार पर, पहली हेडिंग लिखाई थी हमने इसमें अनुप्रयोग के आधार पर, मतलब हम इसका प्रयोग किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं उसके आधार पर हमने इसमें 3 प्रकार के कंप्यूटर लिखाए थे। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ये 3 प्रकार के कंप्यूटर जो होते हैं वो अनुप्रयोग के आधार पर बांटे गए हैं। अब इसमें जो है इसमें पहला है, कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का कार्य क्या होता था? हाँ, एनालॉग कंप्यूटर का काम होता था भौतिक मात्राओं को मापना। ठीक है, इस कंप्यूटर का यूज कौन लोग करते थे उस समय? इंजीनियर्स लोग करते थे। जो इंजीनियर्स होते हैं उस समय इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग इंजीनियर्स करते थे। अपन लोग नहीं कर सकते उसका प्रयोग, समझ रहे बात को? अपन लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपन इंजीनियर थोड़ी है, अपन तो स्टूडेंट है। ठीक है, इंजीनियर्स करते थे। इंजीनियर्स उस समय इसका क्या काम करते थे, मतलब इसके द्वारा क्या काम करते थे इंजीनियर? एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा। एनालॉग पहले कंप्यूटर समझे। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राएं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, इस तरह की चीज़ों को ये व्यक्त करता है। तो इस प्रकार का कंप्यूटर इंजीनियर इसलिए इस्तेमाल करता था क्योंकि जब इंजीनियर्स को हम बुलाते हैं तो क्यों बुलाते हैं अपने घर पे? या तो आपको किसी मकान का निर्माण करवाना है या किसी दुकान, मकान, बिल्डिंग, भवन वगैरह इस तरह का कोई निर्माण करवाते हैं, तभी तो कोई इंजीनियर को बुलाते हैं कि भाई हमारा इसका नक्शा बना के दो, ऐसे ये सब हमें करके दीजिए। तो उस समय क्या होता था, इंजीनियर आया, आपने जगह दिखाई कि भाई इतनी बाई इतनी बाई इतनी बाई इतनी जगह है। अब उसने क्या किया, उस जगह पर इस कंप्यूटर के माध्यम से उस जमीन का भार, दाब और तापमान मापा और उसने बताया कि आप इस जगह पे 2 मंजिल, 3 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर आपने उन्हें नहीं बुलाया, आपने 5 मंजिल बिल्डिंग बना दी, हो सकता है वो जमीन नीचे से पोली हो तो नीचे धंस जाएगी, यानी आपकी पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। तो इंजीनियर्स इस कंप्यूटर के माध्यम से उसका भार, दाब और तापमान को नापता था, व्यक्त करता था, तब वो डिसीजन लेकर, मतलब मान लो अगर 10 मंजिल अगर भार सह सकती है भूमि तो अनुमति केवल 7 या 8 मंजिल तक की मिलती थी। अगर 20 मंजिल सह सकती है तो 15 मंजिल तक, मतलब 2-5 मंजिल कम, क्योंकि जो कंप्यूटर था उसके परिणाम पूर्णतः शुद्ध नहीं होते थे, 100% शुद्ध नहीं होते थे। इसलिए उसका जो कैलकुलेशन किया जाता था थोड़ा सा कम रखा जाता था, जिससे वो चीज़ सुरक्षित तरीके से बन सके। दूसरा है अपना कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? आजकल सभी डिजिटल है। जो आप मोबाइल घड़ी खेल रहे हैं, डिजिटल घड़ी खेल रहे हैं, तो क्या है? डिजिटल है। वो डिजिटल जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक कांटे वगैरह जो होते हैं, अपने कोई सामान वगैरह लेने लिए गए तो दिखा दिया सब कितने आया, मेरी 2 किलो 250 250 ग्राम सब लेके आ गया उसमें, तो तकरीबन तो अलग है, पता नहीं जा रहा वो काम खत्म। अब डिजिटल काम आ गया। डिजिटल मतलब हर चीज़ नाप तोल की वो सारी इकाइयाँ जो डिजिटल के माध्यम में आती है, जैसे कैलकुलेटर। अब डिजिटल क्या होता है? डिजिटल एक वर्ड होता है इस तरह का एक वर्ड होता है जो कई प्रकार के अक्षरों का निर्माण कर सकता है। 0 से लेके कितने अक्षरों का निर्माण कर सकता है? 9 तक के। ये तो आपको पता ही है ना, ठीक है? तो इस तरह को बोलते हैं अपन डिजिटल अंक। इन डिजिटल अंक का प्रयोग डिजिटल कंप्यूटर के अंदर किया जाता है। अब डिजिटल कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉच, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, ठीक है, और भी जो कई चीज़ें हैं जो डिजिटल रूप में नापी जाती है। और भी लिखा है क्या? 0 से 9। चलो इसको 9 कर देना, 9 0 से 1 लिखा है तो 9 कर देना उसको, है ना? 0 और 1 2 तो होते हैं बाइनरी होते हैं, इसमें डिजिटल में 0 से 9 तक होते हैं।
01 लिखा है उसको क्वेश्चन में 09 कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आएगा PGDCA में, ये PGDCA लेवल का क्वेश्चन है, PGDCA में 100% आएगा, DCA में 50-50 चांस है, PGDCA में 100% है। तो देख लेना, अगर नहीं आए तो फिर 18 साल से नहीं तो 18 साल से नहीं पढ़ा रहे, कौन सा क्वेश्चन कब आएगा, जो लिखाया है इसके बाहर आएगा ही नहीं। सर पेपर बना के देते हैं तो ये बना के देना पड़ेगा। बस क्वेश्चन की भाषा चेंज कर सकते हैं वो, लेकिन आंसर तुम्हें सब चेंज करना है। अब फिर दिया कंप्यूटर का वर्गीकरण समझाइए, क्या क्वेश्चन दे दिया और हमने क्या क्वेश्चन लिखाया और अंतर क्या है, कुछ नहीं, बस ऐसे भाषा चेंज कर सकते हैं बस, लेकिन आंसर वही रहेगा। कितने भाग में विभाजित है, ऐसे क्वेश्चन का रूप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आंसर वही रखना है। लैंग्वेज थोड़ा घुमा के देते हैं, बच्चा माइंड से ये तो रहता ही एग्जाम होता है, एनालिस्ट में देखने का क्वेश्चन है, जो लिखा है सब तो बाहर से आता है, कुछ बाहर से भी है। चलिए, तो डिजिटल हो गया। अब आता है अपना कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, इसका यूज क्या किया जाता है, क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर पढ़े, वे कंप्यूटर जो अंकों की गणना करते हैं वे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। डिजिटल केवल 2 ही अंक की पद्धति पर कार्य करता है, जिसमें 0 से 9 तक के 2 ही अंक होते हैं। 2 ही अंक की जगह 0 9 करा दिया ना हमने, तो 9 अंक कर लो, 2 ही अंक नहीं होते, अब इसमें 9 अंक होते हैं, गलत। ये बाइनरी, अरे बाइनरी फॉर्म में लगा दिया इसको, तो सुनो, तो बाइनरी फॉर्म में लगाया है तो फिर 2 ही बने, तो भी बाइनरी फॉर्म लगा दिया ना, तो बाइनरी में तो कोई 2 ही अंक होते हैं, 0 बनी बना लेते हैं, 0 बनी कर दो उसको, बाइनरी फॉर्म लगा दिया है, तो बाइनरी फॉर्म में 2 ही अंक होते हैं, उसमें अलग से 0 बना, 0 डैश बना, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर में कुछ डिजिटल कंप्यूटर से आता है और कुछ एनालॉग कंप्यूटर से आता है, कुछ इससे डिजिटल से बनकर बनता है और कुछ एनालॉग से बनकर बनता है, इसको बोलते हैं कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का यूज किस लिए किया जाता है, स्टील बनाने के लिए, स्टील को गिलास, चम्मच, कटोरी, दरिया, स्टील बनाने के लिए इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, दूसरा प्रयोग इसका कहाँ पे किया जाता है, मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है और प्लस केमिकल प्रोसेस की जाती है, यानी दवाइयों का निर्माण किया जाता है। किसी कंप्यूटर से दवाइयों का निर्माण किया जाता है और केमिकल प्रोसेस की जाती है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। बड़ी दवाई बना रहे हैं, ब्लड प्रेशर ना हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो हर अब ये कौन सा उद्देश्य हो गया पूरा, नहीं, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर था ना, ये अनुप्रयोग के आधार पर। अब दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, इसमें कौन कौन से हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल, 2 प्रकार के कंप्यूटर आते हैं उद्देश्य के आधार पर, जनरल पर्पस और स्पेशल। तो जनरल पर्पस अपन चला ही रहे हैं, जनरल पर्पस तो अपन चला ही रहे हैं। कौन से जनरल पर्पस के कंप्यूटर होते हैं, जनरल तौर पर इस्तेमाल किया जाता है हर क्षेत्र के लिए, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में करें,
शिक्षा, चिकित्सा के मनोरंजन, व्यापार, चिकित्सा, हर क्षेत्र में इनका यूज़ किया जाता है। जो अपन नॉर्मल कंप्यूटर चला रहे हैं उसको बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब तो चार ठीक है। चलिए अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जनरल तो अपन लिख ही देंगे कि जनरल पर्पस कंप्यूटर हेडिंग डालो और जनरल पर्पस में लिख देना। इसमें कई प्रकार के कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग हम अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, पढ़ाई के क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्रों में, ठीक है, और मनोरंजन के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, इस तरह के क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। और ज़्यादातर 90% मनोरंजन ही कर रहे हैं। लैपटॉप घरे घरे बस पिक्चर देख लें, टीवी देख लें, जो चाहे सरकार है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का मतलब होता है जिसे स्पेशल लोग ही चला सकते हैं, हर कोई नहीं चला सकता। कैसे कंप्यूटर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं? जैसे हाँ, जैसे एक्सरा मशीन, MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, तो ये सब क्या है? कंप्यूटर तो है ही, लेकिन इनको चलाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी अपन उस चीज़ को चला सकते हैं, अन्यथा उसको नहीं चला सकते। ठीक है, समझ आए? तो ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। समझ में आ गया? चलिए अगला इसके बाद कौन सा है? आकार के आधार पर सबसे पहला है कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर कौन सा होता है? यानी छोटा कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर माने छोटा कंप्यूटर। इसमें क्या कर सकते हैं? इस कंप्यूटर में भी हम वही सब काम कर सकते हैं जो बड़े कंप्यूटर में करते हैं, बस साइज छोटा होता है। काम वही कर सकते हैं जो बड़े कंप्यूटर में कर सकते हैं, वही काम इस कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसमें क्या है? और अगला कौन सा है? वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है? ये बड़े कंप्यूटर होते हैं। बड़े कंप्यूटर का मतलब वर्क स्टेशन कौन से कंप्यूटर है? क्या ये वर्क अपने जो नीचे लगे हैं क्या ये स्टेशन कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर है? कौन से कंप्यूटर है ये? बताइए। वर्क स्टेशन कंप्यूटर है क्या ये? या माइक्रो कंप्यूटर है या वर्क स्टेशन कंप्यूटर है? कौन से कंप्यूटर लगे थे नीचे? बताओ। ये नीचे तो नेट में जो लगे हैं, डेस्कटॉप तो वो डेस्क के ऊपर रखो तो डेस्कटॉप हो गया। अरे हम ये पूछ रहे हैं कि माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है या वर्क स्टेशन की श्रेणी में आता है? कितने जने हैं माइक्रो वाले? अरे माइक्रो का मतलब छोटा कंप्यूटर, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर कितने लोग? माइक्रो कंप्यूटर और वर्क स्टेशन वाले और बाकी के कुछ में नहीं है। सब बेकार है भैया, सब बेकार है, सब बेकार है भैया। देखो आपने जो सिस्टम रखे हैं ये सब माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब वर्क स्टेशन जो होते हैं ये अत्यधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जो 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। कितने घंटे? कौन सा कंप्यूटर 24 घंटे काम कर? कहाँ लगे जी? बैंक में, रेलवे डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में, ऐसे विभाग में इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है जहां इनका 24 घंटे यूज किया जाए। आप रात के 2 बजे पहुंच जाओ ATM से पैसे निकाल रहे तो निकल जाएंगे क्योंकि कंप्यूटर वर्क कर रहा है, इसलिए वो पैसे निकल जाएंगे। रात में तुम्हारे 2 बजे ट्रेन है, तुम टिकट लेके पहुंच जाओ तो तुम्हें टिकट मिले हो निकले हो? क्यों? क्योंकि उसका कंप्यूटर वर्क कर रहा है। 24 घंटे कार्य करते हैं, 1 सेकंड के लिए बंद नहीं होते, इसलिए इनको बोलते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर, जो बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, हैंग नहीं होते। रात के 2 बजे आपका भी यही बात, रात के 2 बजे वाली बात हो गया, 24 घंटे वाली बात। 24 घंटे आपको चलेगा नहीं?
24 घंटे चल तो जाएगा, लेकिन 2-4 दिन नहीं, हीट ज़्यादा हो जाएगा। कुछ दिन नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कि अपन इसको भी चला सकते हैं 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब नहीं है, वो तो 365 दिन चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, लेकिन इसको भी चला सकते हैं। 365 दिन थोड़ी चला सका। अगर 4 घंटे चला तो पहले तो बिजली को बिल आए, घर वाले मान तो कंप्यूटर चला सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर किसके पास है? क्या वैसे सुपर कंप्यूटर है कोई पास है? कोई पास नहीं है सुपर कंप्यूटर, कोई पास नहीं है, सिर्फ मोदी के पास है, और कोई के पास नहीं है। सुपर कंप्यूटर को अपन क्या कहते हैं? सैटेलाइट, एक्सक्यूज मी, सुपर कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, जो 2 भागों में बांटा गया है। इसका अर्ध भाग आसमान में यानी अंतरिक्ष में, इसको कुछ सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, और आधा भाग धरती पर यानी पृथ्वी पर है, जो क्या काम करता है? वहाँ पूरी पृथ्वी पर होने वाली प्रत्येक हलचल, सूचना या जानकारी, कहाँ पर कौन सी खोज हो रही है, कहाँ पर खनिज है, कहाँ पर क्या है, इन सभी, कहाँ पर भूकंप आ रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, इन सभी चीज़ों की जानकारी अंतरिक्ष से अपने सिस्टम में यानी सुपर कंप्यूटर में वो फीड कर रहा है। अपन कहते हैं ना मौसम विभाग ने चेतावनी नदी साहब अगले 10 घंटे बारिश होगी, कैसे दे दी? किसके माध्यम से दी उसने? सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। वही तो मौसम की जानकारी दे रहा है उनको। अपना मोबाइल में देख लिया बस कि हाँ भाई पापा, मम्मी कल वो मोदी से नहीं हो गया, कल बारिश होना है। मम्मी ने तुम जाना था यार, तो हम नहीं जानते, सुपर कंप्यूटर जानता है। सुपर कंप्यूटर ने चेतावनी दी कि आप इतने समय में ये होगा, यहाँ पर भूकंप आएगी, यहाँ पर हलचल होगी, यहाँ ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर के 2-3 नाम हमने लिखाए थे। कौन कौन से लिखाए थे? नाम नहीं लिखाए थे। सुपर कंप्यूटर को हम किसके नाम से भी जानते हैं ना? किसी नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? यही लिखा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो सुपर कंप्यूटर जगह है किसी फाइल में, तो वहाँ पे नाम लिख दो, सुपर कंप्यूटर के नाम लिख दो। एक लिख दो परम, PARAM, परम के नाम से है। और नंबर दूसरा है NEC 500, NEC 500, इस नाम से सुपर कंप्यूटर बनाए गए। NEC 500, और अब जो लेटेस्ट बनाया वो बनाए परम, उसका नाम परम दिया गया है। ठीक है, अब हो सकता है और भी नया लेटेस्ट बन गया वो अपनी बुक में नहीं छपा है। चलिए ये हो गया। अब अगला ये हो गया, क्वेश्चन हो गया पूरा। अब किस यूनिट का कौन सा क्वेश्चन बचा है? चौथा क्वेश्चन बचा है लास्ट। चलिए, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर के विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए समझाइए। ठीक है, तो हमने डायग्राम हमने सबको भेजा था, बना लिया होगा, सबका चित्र तो सब बना होगा, कंप्लीट लिखा गया है सबका। अब ध्यान रखना, जिसका नहीं लिखा है वो लिख ले ध्यान से, क्योंकि देखो अभी तक जो तुमने लिखा कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो लिखा, पढ़ा, समझा, वो सिर्फ किसी काम का नहीं है, सिर्फ तुमने जो दिमाग में है वही काम का है। अब जो तुम आगे भी लिख रहे हो, जैसे कंप्यूटर है या ये आप आगे कई चीज़ की तैयारी करोगे, अब जो तुम चीज़ की तैयारी करोगे वो तुम्हारे काम का है। किस लिए काम का है? क्योंकि जब भी तुम कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें ये सारी थ्योरिकल पूरा
यही सब पूछते हैं, पूरा बेसिक। इसलिए ये सब चीज़ें आवश्यक है लिखना, ठीक है। क्योंकि तुम कोई भी टेस्ट देने के लिए जाओगे, कोई भी टेस्ट, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का हो, बैंक का हो, पटवारी का हो, किसी भी चीज़ का टेस्ट हो, पुलिस का हो, सब में यही थ्योरिकल कंप्यूटर पूरा बेसिक यही पूछते हैं जो हमने लिखाया है क्लास टोटल। बस इसको शॉर्ट रूप में पूछते हैं टिक मार्क के रूप में, ठीक है। तो MCQ, इसको अपन MCQ कहते हैं। MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 में से टिक मार्क करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है अपना कंप्यूटर के विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए समझाइए। तो सबसे पहले कंप्यूटर, तो चलो ठीक है। आप लड़कों में से बताएगा कि कंप्यूटर क्या होता है, क्या होता है कंप्यूटर, क्या होता है कंप्यूटर, बताओ। अब जब 1 तारीख को तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और 10 या 12 तारीख को लगभग तुम्हारा वाइवा होगा, तो वाइवा जिस दिन होगा उस दिन भोपाल से टीम आएगी वाइवा देने के लिए। और जब भोपाल से टीम आएगी तो आप अपना वाइवा देंगे, तो आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप कैसे जवाब देंगे, ऐसे जवाब देंगे शांति से बैठ के, हमें कसूर नहीं ऐसे कहेंगे क्या? यस सर। तो कम से कम, अरे चलो ठीक है वो हम सब समझ लेंगे, अपने घर की बात है, लेकिन अपने घर की बात अलग बात, लेकिन एक इंस्टीट्यूट की बात भी तो है। अब तुम देख साल से पूरा पढ़ रहा है, समझ रहा है, देख रहे हैं, और तुम जवाब नहीं दोगे तो इधर भी तो गलत इंप्रेशन जाता है। साहब भोपाल तक सेवाएं में इंस्टीट्यूट चलता है, आगे बच्चे थोड़ा अच्छा जानते हैं, जवाब तो देते कम से कम। अरे 100% में 70% ने जवाब दिया, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब तो जो नहीं कह रहे मेरे को चौक चेन लगा रहे बंद कहेगा, हमें नहीं आता। ऐसे नहीं बैठने, जो क्वेश्चन के आंसर देना है, और क्वेश्चन के आंसर आपसे इसी तरीके से पूछते हैं, ठीक है। अगर जो सेकंड में फर्स्ट में थे उनको तो पता ही है कि किस तरह से वाइवा हुआ था, ठीक है। अब सेकंड में भी हुआ। चलो कंप्यूटर आपने पूछी थी, कंप्यूटर का है था। आप मान लो मैडम बैठी वाइवा लेके आने, तुम का सीख भी आएगी कंप्यूटर का, कंप्यूटर बताइए आप, क्या कंप्यूटर बताइए आप, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सीख भी आया, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो यूजर द्वारा दिए गए कार्यों को संपन्न करती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा, यानी हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को संपन्न करती है। मतलब हमने जो निर्देश दिया उसको कि MS वर्ड में ये इस तरह से डिजाइन हम बना रहे हैं, तो वो बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो हमारे द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनको वो संपन्न करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए लड़कों बताइए, लड़के बताएंगे हार्डवेयर क्या होता है, क्या चीज होती है हार्डवेयर। हार्डवेयर होता क्या है ये बताइए आप। हार्डवेयर क्या चीज होती है, जिन्हें हम छू सकते हैं उनको क्या कहते हैं, हार्डवेयर। जैसे आप कंप्यूटर की स्क्रीन को छू सकते हैं, CPU को छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, स्पीकर को छू सकते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, हार्डवेयर, ठीक है। चलिए अब ये बताइए सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम जिन्हें टच नहीं कर सकते, कंप्यूटर के ऐसे कौन से प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशंस फाइल्स वगैरह रहती हैं, हाँ सलाम बताइए, बस केना नहीं छू सकता, बाकी सब कुछ छू सकता। और भी है हाँ और बताओ, बस ये बताओ जिन्हें नहीं छू सकता,
उन्हें छू सकता था। ऐसे किसी बोल रही है पूरे खरीदा है नहीं तो ऐसे कौन से प्रोग्राम है जिन्हें अपन छू सकते हैं बाकी को नहीं छू सकते? ऐसे बोलिए सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, समझ रहे हैं? ऐसे प्रोग्राम जिन्हें हम छू नहीं सकते तो बाकी के छू सका, बाकी के छू सकते हैं? ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है जिसे हम छू सके। उस ऐसे कंप्यूटर के वो प्रोग्राम मतलब समस्त प्रोग्राम जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, जिन्हें सिर्फ हम अच्छा कंप्यूटर के प्रोग्राम छू नहीं सकते, क्या उनको देख सकते हैं? बताओ देख सकते हैं? तब बताओ छू तो नहीं सकते। कंप्यूटर के अंदर MS Word चल रहा हुआ है, हमने छू सकता क्या सब छू लेते तो फाइल को उठा के रख देते, क्या हम उसको देख सकते हैं? बताओ कितने लोग हैं जो देख सकते हैं और कितने जने हैं जो नहीं देख सकते, और कितने जने हैं जो सुनना बटा सुनना ना देख सकते ना देख सकते नहीं देख सकते ना देखने ना छूने आदि चीजें बर्बाद नहीं करते। सर नहीं देख सकते ये हमने सेव किया कंप्यूटर के प्रोग्राम ना तो देखे जा सकते हैं और ना ही इन्हें छुआ जा सकता है। क्या पेन ड्राइव के अंदर कोई प्रोग्राम है क्या उसको छू सकते हैं क्या? अरे वो तो स्क्रीन पे चल रहा है, डिस्प्ले में, उससे मतलब नहीं है। देखना एक अलग फिजिकल रूप में देखना, फिजिकल रूप में देखना वो एक अलग चीज है। ना तो देखे जा सकते हैं और ना ही इन्हें छुआ जा सकता है। समझ में आई बात? अच्छा, अब कितने प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? पढ़ लिया ना, ये समझ लीजिए सर। अब कौन कौन से 3 होते हैं? पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा, तीसरा यूटिलिटी, ठीक है? अपन कौन से प्रोग्राम चलाते हैं? अपन जो प्रोग्राम चला रहे हैं तो कौन से प्रोग्राम चला रहे हैं? कौन से? अपन कौन से प्रोग्राम चला रहे हैं? सिस्टम प्रोग्राम चला रहे हैं, एप्लीकेशन चला रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं, यूटिलिटी चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? पक्का एप्लीकेशन चला रहे हैं? एप्लीकेशन चला रहे हैं? एप्लीकेशन चला रहा है पक्का? तो ये कॉन्फिडेंस रखो ना अपने अंदर। डिसबैलेंस क्या हो रहा है? डिसबैलेंस नहीं होने। अगर एप्लीकेशन चला रहे हैं तो एप्लीकेशन भी चला रहे हैं, क्योंकि हमारा कोर्स का नाम है DSC है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लास्ट में आया तो अपन जो प्रोग्राम चलाते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम ही है जो अच्छा एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम होते हैं? मान लो हमारे सामने एप्लीकेशन प्रोग्राम तुम चला रहे हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं? MS Word, Excel और ये हुए 2, 4, 6, 10, 12, 15 हुए, और बाकी के बढ़ा तो हमने ये पूछा आपसे कि आप जो प्रोग्राम चला रहे हैं वो प्रोग्राम कौन से हैं? वो प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है, यानी बनावटी प्रोग्राम है। समझ में आई बात? तो किसी ने बनाया है, अभी मैं समझाया था कि AI प्रोग्राम है, सारे आर्टिफिशियल प्रोग्राम है। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर होते हैं। अपनी जरूरत के अनुसार अपन उनको डेवलप करते हैं और उनका यूज करते हैं। बात क्लियर? सिस्टम सॉफ्टवेयर तो अपन एप्लीकेशन चलाते हैं, साइड हो गया। अब सिस्टम कौन चलाता है? सिस्टम कौन चलाता है? कंप्यूटर चला ले, हाथ लगेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन चलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम खुद को चलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम खुद को चलाता है। अब खुद को कैसे चलाएगा?
क्या अपने अंदर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कंप्यूटर में तो है, अपने अंदर भी है अपने अंदर है, सबके अंदर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब कहाँ पे अपने अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर? ब्रेन ने आदेश दिया, राइट हैंड पेन पकड़ो, आओ बोर्ड पे लिखो, तभी तो उसने आदेश माना। आप ब्रेन ने आदेश नहीं दिया हाथ को, आप अपने आप हाथ उठ जाओगे, अपने आप लिखने लगे, ऐसा हो सकता है? जब ये आदेश देगा तभी तो ये सारे सिस्टम में लगेंगे अपने काम तभी तो काम करते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? विंडो, यानी कि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिस्टम प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक प्रकार की विंडो, जिसे अपन विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 11 के नाम से जानते हैं, वो होता है विंडो। इसको अपन कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, यानी कि सिस्टम को चलाने का कार्य करता है। ठीक है, अब तीसरा कौन सा बचा? यूटिलिटी। तो यूटिलिटी कौन चलाता है? अपन ने एप्लीकेशन चला लिया, सिस्टम ने सिस्टम को चला लिया, तो यूटिलिटी को कौन चलाने आएगा? यूटिलिटी को कौन चलाएगा? फिर 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटी। तो यूटिलिटी कौन चलाएगा? अपन ने एप्लीकेशन चला लिया, उसमें सिस्टम चला लिया कंप्यूटर ने, तो यूटिलिटी चलाने का पंपा को बनाएगा? यूटिलिटी क्या होता है? सरकार क्या चलाएगी? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? कितने जने जाना? सरकार भी कुछ बताओ। बैंक में चल रहा है? बैंक में जो चल रहा है बिना अपन लोग का ही नहीं चला सकते, चला सकते, चला नहीं देते। अब चला लेंगे 2 मिनट में अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। वो अलग सर्वर होता है, सर्वर होता है, सिस्टम नहीं होता। देखिए, अपन एप्लीकेशन अपन ने चला लिया, ठीक है, सिस्टम अपन ने चला लिया, और यूटिलिटी कौन चलाता है? आपने नया कंप्यूटर खरीदा, नया कंप्यूटर खरीद के ले आया अपने घर में, ठीक है, आप नया कंप्यूटर आपने लगा दिया, बढ़िया प्लग लगा के पूजन पाठ करके अपने अब चालू किया, उसमें स्पीकर भी जोड़ दिए, लाइट आ गई, कीबोर्ड भी जोड़ दिया, उसमें लाइट आ गई, माउस भी जोड़ दिया, उसमें लाइट आ गई, प्रिंटर भी जोड़ दिया, उसमें लाइट आ गई, इनमें सब में लाइट तो आ गई। अब पता चला अपन ने उसमें कुछ भी काम किया, उसको प्रिंट निकाला, प्रिंटर ही नहीं चल रहा, फिर हमने बताया कि प्रिंटर ही नहीं चल रहा, जब लाइट आ रही, तो लाइट आ रही, प्रिंटर नहीं चल रहा है, साउंड में लाइट आ रही है, साउंड नहीं चल रहा है, माउस में लाइट आ रही है लेकिन माउस वर्क नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? खराब, बहुत बढ़िया, खराब नहीं कर रहा है, मतलब में लग रहा है। इन सारी चीज जो कंप्यूटर के साथ जो चीजें अटैच रहती हैं, कंप्यूटर के साथ जो सारी चीजें अटैच रहती हैं, इन सभी चीजों को यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो इन सब चीज़ों के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है। यानी कि आपने साउंड लगा दिया, लाइट आ गई, अब साउंड को चलाने के लिए साउंड का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ेगा। तो साउंड का सॉफ्टवेयर होता है तो कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है? यूटिलिटी। तो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर अपन डालते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है? यूटिलिटी। बात समझ आई? कंप्यूटर से जुड़ने वाली प्रत्येक चीज या प्रत्येक डिवाइस कंप्यूटर से अगर जोड़ते हैं, ये जुड़ा है, कंप्यूटर से जुड़ा है, तो ये जो जुड़ा है तो ये किसके माध्यम से जुड़ा है? अब इसमें लाइट तो आ रही है लेकिन ये जुड़ा किसके माध्यम से? सॉफ्टवेयर के माध्यम से। कौन सा सॉफ्टवेयर के माध्यम से? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बात समझ में आई? एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटी 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं।
जिन्हें किस तरीके से यूज किया जाए। आप तो लिख लोगे आराम से। आपकी लिखाई डेफिनेशन आगे लिखाई होगी, आगे क्वेश्चन में लिखाई होगी, कोई क्वेश्चन होगा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग समझने। आगे कोई क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लिखा है आगे कोई क्वेश्चन एक लिखा है उसमें सही लिखा है। हाँ लिखा है हाँ यूनिट 5 में 4 में हाँ यूनिट 4 में सॉफ्टवेयर क्या है। यूटिलिटी नहीं लिखो। चलो तो एक काम करो, अभी तो लाइन नहीं है पेन वगैरह, अरे कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम इसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल देंगे, लिख लेना। समझ में तो आ गया ये, ठीक है। बस उसके बारे में लिख लेना, यूटिलिटी क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ये हमने लिखा ही लिख लेना। वैसे तो हमने समझा तो दिया ही है, समझ में तो आ गया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर PGDCA वाला टिक कर लो, सॉफ्टवेयर 100% आएगा। डीसी वाले ये बताएंगे, डीसी वालों को हमने एक बताओ ना, तो 100% नहीं छापना और भी बताएंगे। चीज़ें वही है, सेम कोई अंतर नहीं है। चलिए चलो पहली यूनिट अपन ने आज फिनिश कर दी, ठीक है। अगले टर्म से समय रहेगा 3 से 5:30, हम डेट हम डाल देंगे, हाँ डेट हम डाल देंगे, उसी डेट पर आपको आना है और 3 से 5:30, ये ध्यान रखना। अब अगले अब जब अभी हम क्या फंडामेंटल समझा रहे हैं, अब इसमें हम अगले टर्म से आपको जो फिजिकल भेजा है उसमें हम मोबाइल में भेजा है ना हमने आपको, अब हम बताएंगे आपको कौन से डाउनलोड करके लाना है, हम इसमें भेज देंगे तो वही वाला आप डाउनलोड कर लेंगे। वो नहीं आना है हम बताएंगे तब, हाँ चलाने के टाइम पे आना, चलाने वाले टाइम पे अपने अपने टाइम पे आओ, चलाने का कोई टाइम चेंज नहीं है। थ्योरिकल के लिए 3 से 5:30 ये रहेगा अल्टरनेट, 7 दिन में 2 बार या 3 बार, ठीक है फंडामेंटल। और हाँ अब तुम लोगों का पावर पॉइंट चल गया सबका, पावर पॉइंट प्रोग्राम चल गया, पावर पॉइंट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट डॉस चल गया ना। अब इसके बाद आपका चलना है MS एक्सेस चालू करा लेना, ठीक है। और MS एक्सेस के बाद विंडो, 2 प्रोग्राम हो रहे हैं, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, विंडो। पावर पॉइंट इसका नहीं चला, ठीक है। तो इसी महीने में ये सब चीज़ें खत्म करना है पूरी पीरियड, इसलिए आपका 1 नवंबर को प्रैक्टिकल एग्जाम कराएंगे। 1 दिसंबर को प्रैक्टिकल एग्जाम रखेंगे, ठीक है।